नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में सबसे पहले आपको जिला सांबा लिए चलेंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में किस तरह से तड़प रहे हैं यहां पर लोग। एक एक बूंद के लिए यहां पर तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। बोरवेल यहां पर स्थापित तो किए गए, लेकिन उसका फायदा कितना आम जनता को मिल पाया है, ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के कई अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर लगातार लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा। और इस भीषण गर्मी में किस तरह से लोग अपने आप को बचा रहे हैं, ये एक सोचने वाला विषय है। लेकिन मैं राजपुरा की बात करूंगा। राजपुरा में भी कई आपने एरियाज में देखा होगा पानी की किल्लत है, लेकिन इस किल्लत को दूर करने के लिए आज से 3 महीने पहले ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने 3 बोरवेल यहां पर दिए, माफ कीजिए 2 बोरवेल यहां पर दिए, लेकिन उन दोनों बोरवेल का कोई फायदा यहां के लोगों को नहीं हो पा रहा। मैं इस समय राजपुरा पंचायत में हूं। ये बॉर्डर बेल्ट का इलाका है। जो 2 बोरवेल दिए गए वो दिए गए देव स्थान पर, एक राम मंदिर में, एक रविदास मंदिर में। जो यहां पर मेला लगता है, भारी हुजूम जो है वो श्रद्धालुओं को उमड़ता है, और इस गर्मी में उनको किसी तरह की कोई पानी की किल्लत ना आए, इस किल्लत को दूर करने के लिए ही यहां पर बोरवेल किए गए। लेकिन जो बोरवेल किए गए उसका रत्ती भर भी फायदा यहां के लोगों को नहीं हो पा रहा। पानी एक में नहीं आ रहा। अगर एक में आ रहा है तो वो गंदा पानी आ रहा है। तो साफ तौर पर यहां के सरपंच हो, पंच हो, तमाम लोग हो, वो ये आरोप लगा रहे हैं ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट पर कि वो जो अंधेरे में ये बोरवेल कर गए हैं, उन्होंने वाटर लेवल एग्जैक्ट चेक नहीं किया कि किस लेवल पर पानी जो वो सही मात्रा में लोगों को मिल पाएगा। लेकिन जिस लेवल पर भी वो ये बोरवेल खोद कर गए हैं, वो पानी इतना गंदा है कि वो मुंह में डालने के लायक नहीं है। तो क्या ये आरोप लगा रहे हैं विभाग के ऊपर, जिला प्रशासन सांबा को क्या ये संदेश देंगे, ये नहीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये जो बोरवेल किए गए पिछले 3 महीने पहले 2 बोरवेल आपके इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए, एक का तो कोई फायदा हो नहीं पा रहा, दूसरा अगर फायदा देता, लेकिन वो किस तरह से देता, पानी गंदा है, हम भी देख कर आए हैं। तो क्या लग रहा है कि ये अंधेरे में काम किया गया, वाटर लेवल चेक नहीं किया गया, क्राइटेरिया को ध्यान में नहीं रखा गया, सेट नहीं किए क्राइटेरिया, और आज आप लोग दोबारा से पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों बोर जो हैं, बोर जो हैंडपंप लगे हैं, ये दोनों पीआरआई के पैसे के बोर हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, हमने तो कभी करवाया नहीं। सरपंच बने, हमें थोड़ा पता धरती के अंदर क्या पोजीशन है। ग्राउंड वाटरों को पता है, ग्राउंड वाटर वालों को। ग्राउंड वाटर वालों ने ना यहाँ जगह देखी, ना कोई संज्ञान लिया, ना कोई वाटर लेवल चेक किया। उन्होंने ठेकेदारों के साथ सेटिंग की, चाहे वो एक्सिन हो, चाहे एई हो, चाहे जेई हो। मैं तो कहता हूँ पूरा डिपार्टमेंट है सारा भ्रष्ट है। हमने मोटे पैसे रखवाए थे इसमें। हमारे गांव में तो समर्सिबल जो बोर है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार में हो जाता है। ये तो 2.5 लाख के बोर हुए। जनता के पैसे को ऐसे लूटा इन्होंने। ये गरीब किसानों के पैसे थे। इन्होंने भटूर बनाया सरपंचों को, पीआरआई मेंबर्स को और लोगों को। एक बोर मैंने राम भगवान के मंदिर के चरणों में लगाया, दूसरा बबोरिया बिरादरी गुरु रविदास जी के चरणों में लगाया। दोनों देवस्थान हैं, ये देवस्थानों को स्पेयर नहीं कर रहे। फिर मैंने 2-2 हज़ार फ़ोन किए, लगातार ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट में रहा कि भाई राम प्रसाद जी आइए, यहाँ लोग मुझे गाली निकाल रहे हैं, मेरी जांच रुकवाइए। भाई मेरा दायित्व बनता था, मैंने काम करवाया, आपने पैसे भी निकाल लिए, कुछ पैसे आपके रहते हैं वो भी ले लो, लेकिन पानी स्वच्छ मिले हमें। एक बिल्कुल ड्राई है, 2-4 दिन गारे वाला पानी चला, माटी वाला पानी चला, और दूसरा है उसमें बदबू आ रही है केमिकल की, क्योंकि पैडी वाला एरिया है, लोग खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। तो वो 20-30 फुट वाला पानी तो हमें मिल रहा है। पूरी बिरादरी वो मुझे कोसती है, पूरी बिरादरी मुझे गालें निकाल रही है अंदर से कि यार चंगा पैसा भी दिया और बेड़ा गर्क हो गया। बोर भी लगवाया, जिस दिन उद्घाटन हुआ, नारियल फूटे, लड्डू बांटे, लोगों ने भांगड़े चलाए कि शुक्र है दोनों देवस्थानों पे काफ़ी भीड़ उमड़ती है। वहाँ पे 10,000 लोग आते हैं बबोरिया बिरादरी गुरुदास की जयंती पर। और यहाँ भी परशुराम की जयंती, रामनवमी, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, टिंग मेला होता है। एक बूंद पानी नहीं मिला, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। एक सज्जन ने हमें समर्सिबल मोटर दी, फ्रिज दिया कि इससे पानी सप्लाई लेकर बढ़िया लोगों को ठंडा पानी पिलाओ। ऐसा कुछ नहीं बना। हम फेलियर साबित हुए और उस सज्जन के सामने भी फेलियर साबित हुए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि अगर कंसर्न विभाग की बात करें तो क्या वो आश्वासन किस तरह के दे रहे हैं कि क्या वो यहाँ पर संज्ञान लेने पहुंचे हैं या सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया गया? सिर्फ ठेकेदार ही मुझे बात करता है, टाफी देता है, मुझे मीठा देकर भाग जाता है। अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, सरपंच साहब मेरे लड़कों ने 2 बोर फेल कर दिए हैं, मैं आपको 2 बोर नहीं दूंगा। लोगे का सीजन चला गया पूरा, बरसात में पानी क्या करना है हमने, गर्मी में पानी चाहिए, भीषण गर्मी जा रही है। डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया, डिपार्टमेंट वाले एसी कमरों में सोए हुए हैं, घर में पापड़ खा रहे हैं, कोई नहीं आता इधर। ये नालायकी है।
बिल्कुल बहुत बड़ी नालायकी है, बहुत बड़ी। इन्होंने रखे हैं सरपंच, उनसे मोहर लगवाइए, कमीशन हमें दीजिए और जयराम जी की। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी इस इलाके के रहने वाले। देखिए बात ऐसे है कि ये जो 2 बोरवेल हुए ना, ये हमने सोचा था कि लोगों को जहाँ देवस्थान पर स्वच्छ पानी मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, नहाने के लिए मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने की बजाय ये पैसे का दुरुपयोग हुआ है। मैं तो कहता हूँ 2.5 लाख के, सरपंच साहब कह रहे हैं कि 2.5 लाख के बोर ये हुए हैं। मैं कहता हूँ दोनों बोरों के 2 लाख मुझे दीजिए, मैं अच्छा स्वच्छ पानी दे दूंगा। ये जो प्रशासन वाले हैं ना, इन्होंने पैसे खाए हैं, तब ये पूछ नहीं रहे हैं किसी को। क्या पूछें इनके उन्होंने मुंह काले किए हुए हैं पैसे देकर, तो क्या पूछेंगे ठेकेदार को? ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। अगर ये महकमे वाले संज्ञान लें, अगर सच्चे हैं तो ठेकेदार क्यों ब्लैक लिस्ट नहीं करते हैं? दूसरे ठेकेदार को काम दे दीजिए। तो ये 2 बोरवेल भी नहीं, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ एक ऊपर रख जगह कहते हैं उसको, 50 लाख रुपया गवर्नमेंट का वेस्टेज हुआ है। वहाँ जो ट्यूबवेल लगाया था वो MLC फंड का था, फिर बाद में उन्होंने और भी पैसा उस पर खर्च किया। को 50 लाख रुपया उधर बर्बाद हुआ है। लोगों की ज़मीन जो है बर्बाद कर दी उन्होंने, उस ट्यूबवेल ने वो वाटर लागरिया कर दिया। तो बाद में डिसाइड हुआ कि राजपुरा को पीने का पानी नहीं है, पीने को पानी देंगे। उन्होंने कोई उसमें कंप्रेशर नहीं चलाया, कोई कुछ ने पानी साफ नहीं किया, ऐसे ही पाइपें फिट कर दी। तो ये प्रशासन की नालायकी नहीं तो और क्या है? अब क्या डीसी मैडम को संदेश है? मैं डीसी मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी मैडम सुना है हमने कि बहुत अच्छी हैं, संज्ञान लेती हैं इन कामों ऐसे मसलों पर। तो मैं चाहता हूं कि डीसी मैडम संज्ञान ले, खुद मौके पर आके देखें, इनकी जरा जो है ना लगाम में जरा खींचे थोड़ी सी। चलिए, तो ये तमाम आपने राजपुरा के लोगों को सुना, जिसमें सरपंच सुरेश जी भी मौजूद है, और ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कंसर्न महकमे के ऊपर कि जो बोरवेल किए गए वो अंधेरे में किए गए, किसी तरह का कोई क्राइटेरिया ध्यान में नहीं रखा गया, चाहे वो वाटर लेवल चेक करने की बात हो या फिर पाइपें बिछाने की बात हो या मोटर फिट करने की बात हो, कोई भी क्राइटेरिया ध्यान में नहीं रखा गया। मात्र खाना पूर्ति करके ये बोरवेल निकाले गए और लोगों को कह दिया गया कि आपके इलाके में पानी की किल्लत जो वो कभी नहीं आएगी। लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, पानी की किल्लत ही किल्लत है। यहाँ पर पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। उन्होंने सोचा था, खुशियां मनाई थी कि यहां पर पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा। पानी का जो लेवल है वो इतना गंदा है कि लोग पानी मुंह में डालने के लिए भी जो वो तैयार नहीं है। स्मेल इतनी ज्यादा है पानी में। तो क्या कुछ क्राइटेरिया ध्यान में रखे गए? क्या कुछ ये चीजें जो वो अपनानी थी प्रशासन ने या अधिकारियों की बात करें तो कोई भी ऐसी चीजें ध्यान में नहीं रखी गई, लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया और आज लोग मजबूरन ये प्रदर्शन कर रहे हैं जल शक्ति विभाग के ग्राउंड वाटर महकमे के खिलाफ। और डीसी मैडम को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि आप बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन जरा आए ग्राउंड पर देखें कि आपके अधिकारी जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह के जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और खासतौर पर अगर जनता के टैक्स के पैसे की बात करें तो उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये बोरवेल किसी काम के नहीं है और आज भी किल्लत जो वो लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है। पानी को लेकर हाहाकार लगातार मचा हुआ है। तो ये है हालत राजपुरा में। यहाँ देवस्थान पर भी जहां भगवान को भी नहीं बख्शा गया और यहां पर भी जो बोरवेल किए गए उसका रत्ती भर भी फायदा नहीं मिल पाया। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से आपको दिखा देते हैं कि कोठीबाग इलाके के अंदर आज फायर इंसिडेंट देखा गया है। आगजनी की वहां पर घटना हुई है। क्या कुछ पूरे हालात रहे, तजम्मुल क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आग की वारदातों में इजाफे के बाद जहां पहले ही मेन स्ट्रीम पार्टियां और मुख्तलिफ महकमों ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, फिक्र लाहक हुई कि आग लगने की वजूहात क्या कुछ हो सकती है। और आग लगने के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना तहकीकाती अमल तेज़ ही किया था कि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस को 2 दफातरों से रातों रात आग की वारदातें रोनमा होने की तस्वीरें मिल रही है। कोठीबाग पुलिस स्टेशन बीती रात में 1:45 बजे के करीब आगजनी की वारदात में इस बिल्डिंग का जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन कोठीबाग की ऊपरी मंजिल का जो ढांचा इस वक्त आप देख पा रहे हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। क्योंकि अंदरूनी सूरत हाल जो है हमें बता चुके हैं ये कि अंदर कागजात वगैरह जो थे, फाइलें वगैरह जो थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जबकि अंसार अहमद मल्ला नामी जो एहलकार फायर सर्विस स्टेशन फायर सर्विस अमले का है वो शदीद मजरूब हो चुका है। श्रीनगर के SMH अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया जा चुका है। क्योंकि IGP कश्मीर विजय कुमार कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन कोठीबाग पहुंचे थे और उन्होंने अंदर जाकर सूरत हाल का खुद मुशाहिदा किया और उसके बाद आला सतही
मीटिंग की क़यादत भी की, सदारत की, जिसके बाद तहकीकात के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है उसके लिए तस्वीरें साफ नहीं हो पाई। IGP के कश्मीर के मुताबिक जो हिदायतनामा अभी जारी कर दिया गया उसमें सूरत हाल का अंदाज़ा 1:45 बजे यहाँ पुलिस स्टेशन में आग ज़ाहिर होने के बाद किस तरह का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ और क्या नुकसान सिर्फ फाइलों तक महदूद है या इसमें कुछ और नुकसानात की भी इतला है। लेकिन कश्मीर प्रोविंस में अब जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को या जो रूरल पुलिसिंग ट्रैफिक विंग है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा था। और इसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक जहां पे बैठते हैं, SSP रूरल बैठते हैं, उस नुकसान के बाद अभी चंद घंटे ही गुजरे थे कि इसी गेट से कोठीबाग पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है वो तकरीबन 30-40 यार्ड के डिस्टेंस पे है, ज़्यादा नहीं है। हालांकि अगर उस दिन आग फैलती जाती और उसके बाद इस पुलिस स्टेशन तक पहुंचती तो शायद मामला इतना हसास नहीं था। लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद, जो 20 घंटे गुजरने के बाद एक बार फिर बीती रात में 1:45 बजे के करीब पुलिस स्टेशन कोठीबाग में आग जाहिर हुई और जिससे तीसरी मंजिल में जो कागजात, फाइलें और बाकी चीज़ें थी उसे बहुत नुकसान पहुंचा है। IGP कश्मीर ने खुद दौरा किया, SSP श्रीनगर और बाकी पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोठीबाग पुलिस स्टेशन में आग के शोले जाहिर होने के बाद जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी उसमें क्या कुछ इंकशाफात हो सकते हैं। बज़ाहिर श्रीनगर शहर का बड़ा ही पुराना कदीम पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में कम्युनिटी और सोशल पुलिसिंग के लिए जो फाइलें, FIRs और बाकी चीज़ें रखी जाती है बड़ी अहम माने रखती है। अब जम्मू कश्मीर के इस इलाके में कोठीबाग पुलिस स्टेशन में जब आप आग देखते हैं इसको, उसके बाद तहकीकाती टीम बनाते हैं तो गालिबन आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को इस हवाले से रिपोर्ट बनानी होगी, तैयार करनी होगी। आखिर महरक़ात क्या है, आग लगने की वजूहात क्या है, जिससे गालिबन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। और आग तीसरी मंजिल को जब लग गई उसके बाद फायर सर्विस अमला रातों रात 1:45 बजे यहाँ पहुँचा और उसके बाद मुश्किल से वो ऊपरी मंजिल को जहाँ आग के शोलों में देखते हुए पानी छिड़कने के बाद किसी हद तक इस बिल्डिंग को बचाया, लेकिन ऊपरी मंजिल जो है खाकस्तर हो चुकी है। अब सामान देखिएगा, ये वो चीज़ें जो बज़ाहिर निकाली जा रही है इस गाड़ी में से और जो चीज़ें अंदर तीसरी मंजिल में थी जिसमें हीटर वगैरह और गैस वगैरह जो है उसको निकाला जा रहा है। और अब इसके लिए बाकायदा तौर पर तहकीकात शुरू कर दी गई है और देखने वाली बात होगी पुलिस स्टेशन कोठीबाग में आग जाहिर होने के बाद इसके पस मंज़र में क्या तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी। खान मुद्दसिर के साथ सईद तजम्मुल, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, श्रीनगर, कश्मीर। अब आपको लिए चलेंगे जिला पुंछ और पुंछ के अंदर आप देखिए सेना किस तरह से यहाँ अपना भाग देती हुई नजर आ रही है। यानी सरहदों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सेना यहाँ काम करती हुई नजर आ रही है। फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, सनी रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। मोहम्मद लतीफ, यहाँ हमारे आज CRPF ने एक मेडिकल कैंप लगाया है हाई स्कूल बनपत में, वार्ड नंबर 1 में, और हर आदमी को चेकिंग करते हैं, चेक करके दवाई, हर किस्म की दवाई दे रहे हैं। और यहाँ के पूरे जो स्टाफ है उसका भी साथ हुआ। अस्पताल, हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से भी डॉक्टर आए हैं और CRPF की तरफ से वो भी डॉक्टर आए हैं, अच्छे दवाई दे रहे हैं। सब हर आदमी को दूर दराज से गाँव से लोग आए हैं, उन सबको अच्छी तरह दवाई मिली है और चेकिंग फ्री हुआ है। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के गांव बनमत में हमारी 72 बटालियन CRPF की तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस मेडिकल कैंप में हम जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको सबको फ्री में चेकअप और फ्री में दवाइयों का वितरण करेंगे। और इसको और अच्छे ढंग से कंडक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने हेल्प ली थी। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिविल हॉस्पिटल है उनकी टीम यहाँ पे आई हुई है, डॉक्टर्स हैं और दूसरे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो है। हमारी CRPF की मेडिकल टीम, हमारे डॉक्टर और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो है। और जो ज़रूरतमंद हैं उनको अच्छे तरीके से वही जो ज़रूरतमंद लोग आएँ यहाँ पे आके दवाइयाँ लें। इनके लिए जो गांव के ये सरपंच हैं और दूसरे जितने भी मान्यवर लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कैंप को जो है कंडक्ट करने में हम लोगों की सहायता की है। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो स्कूल के हेडमास्टर और जो टीचर स्टाफ है ये लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं
और जो भी ज़रूरतमंद है उनको फ्री में अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मिलें। दूर दराज के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं की कमी है, इसलिए हम लोगों ने ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। तरफ से हमने ऑर्गेनाइज करा है फ्री मेडिकल चेकअप, जिसमें हम जो यहाँ के आसपास के गांव हैं उन सभी पेशेंट्स को देख रहे हैं। मोस्टली पेशेंट्स जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनमें हम डायबिटीज़ का पेशेंट नोटिस कर रहे हैं, बीपी का पेशेंट नोटिस कर रहे हैं, बच्चों में ज़ुकाम खांसी ज़्यादा है, कमज़ोरी ज़्यादा है, औरतों में खून की कमी ज़्यादा पाई जा रही है। यही सब ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। इस मेडिकल कैंप से जो इनिशियली उनको जो बीमारियां हैं वो भी पता चलेंगे और हम उनको दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्री मेडिकल हमारे पास जो दवाइयां हैं उसको हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे उनके इलाज में ज़्यादा बेहतरीन सेवाएं प्रोवाइड हो जाएंगी। अब आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा, और बांडीपुरा के सुंबल ब्लॉक में आज यहाँ सम्मेलन रखा गया था। किसको लेकर ये सम्मेलन रहा, किस तरह से पूरी जानकारी है, साजिद जुड़ रहे हैं, देखिए। समन देख रहे हैं आप और मैं साजिद रसूल हूं। आज के रिपोर्टर के शुमारे में हम बात करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। आपको बता दें कि हाल ही में जब डिलिमिटेशन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया तो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की अगर बात करें, यहाँ पे भी कुछ माइनर चेंजेस जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में की गई। उसके बाद से जहाँ अलग अलग अजला में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बड़ी तेज़ हो गई, उसी तरह से सोनावारी में भी अगर बात करें, यहाँ पे भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। तमाम जमातें, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं अपने अपने सफ़ों को मजबूत कर रहे हैं, अपने हामी वर्करान के साथ जो है मीटिंग्स तलब कर रहे हैं। आज भी शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के सुंबल सोनावारी में जो जहांगीर अहमद हैं, जो यंग सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और सुंबल म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी एक पॉलिटिकल वर्कर्स मीट यहाँ पे डाक बंगलों में जो है मुनक़द किया और उसमें काफ़ी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की। और इस हवाले से जहांगीर साहब से ही जानते हैं कि किस तरह का ये इजलास था और इसका क्या मकसद था, और हाल ही में जो इनके हवाले से जो कुछ अफवाहें यहाँ पे फैल रही थी उस हवाले से भी हम उनसे जो है बात करेंगे। जहांगीर साहब, पहले आपका खैर मकदम करते हैं JK24। शुक्रिया जनाब। हाल ही में कुछ ट्वीट्स भी आ गए हैं और कुछ खबरें भी फैल गई कि आप जो हैं या तो अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं या फिर कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे पहले वो बताइए, वो क्या मसला था? देखो, एक्चुअली वो ट्वीट सही था, ट्वीट मैंने किया था, लेकिन ट्वीट मैंने इसलिए किया था कि हमारी जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो सब आराम से घर में बैठे हुए थे, कोई एक्टिविटी नहीं करता था। तो मैंने भी सोचा अगर इनको जगाना है तो इनको किस तरह से जगाना है, तो मैंने ट्वीट करके इनको जगाया और ये सब मेरे पास आए कि आपने ये क्या किया। तो मैंने इनको समझा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इस चाहता हूं कि अगर हमें यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो हमें इलेक्शन जीतना है, न कि हमें लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ करनी है। हमें इलेक्शन जीत के दिखाना है यहाँ पे। तो इलेक्शन हम तब जीतेंगे जब हम मेहनत करेंगे यहाँ पे। तो फिर इन्होंने एक चीज़ को मेरे से वादा किया कि हर एक इलाके में हम जो पोलिटिकल एक्टिविटी, हम हर एक इलाके के अपने अलग मीटिंगें रखेंगे वहाँ पर। तो मतलब यही है कि आने वाले टाइम में यहाँ इलेक्शन होगा तो हम इलेक्शन में अच्छा एक यहाँ पे ग्रोथ बनाएंगे। ये बताएं, उससे तासुर यहाँ पे पैदा हो गया कि आप और जो आप जिसके साथ आप जुड़े हैं, यासिर रेशी साहब जो XMLC रहे हैं, और ये आप में जो है अनबन हुई है, वो किस हद तक सही है? ना देखो, यासिर साहब हमारा भाई है। हम तो दिन में 10 बार भी लड़ाया करते हैं आपस में, लेकिन वो हमारा भाई है। हमने यासिर साहब को कभी अपना लीडर नहीं माना और यासिर साहब ने हमें और यासिर साहब ने भी खुद भी हमें कभी वर्कर नहीं माना। यासिर साहब भी हमें हमेशा अपना भाई ही मानते, चाहे कोई भी यासिर साहब के साथ जितने भी जुड़े हुए वो सब यंग है या यूथ है उसके साथ, वो यासिर साहब को अपना भाई मान के वोट देते हैं। और यासिर साहब भी उनको एज अ वर्कर नहीं है, एज अ भाई बन के उनसे बात करता है। हमारे साथ तो ये कभी कभी हम करते हैं, हम फोन पे भी कभी एक दूसरे फिर से कनेक्ट हो गए। भाई है हमारा, वो उसमें यासिर साहब मेरा भाई है। 16 साल मैंने उसके साथ 14 साल मैंने उसके साथ दिए। अब 14 हम नए दूसरे से देंगे तो उसमें हमें क्या निकलेगा? जिंदगी इंसान की उतनी ही होगी। हमने 14 साल उसके साथ दिए। आज के इवेंट के बारे में बताएं, क्या मसला था, क्या डिस्कशन हुआ यहाँ पे? आज डिस्कशन हमने ये किया कि आने वाले टाइम में जो इलेक्शन यहाँ पे होगा, हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनको मैंने आज यहाँ पे गाइडलाइन किया कि हमें कैसे करना है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ एक बात और भी उठी, जो मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे सीनियर वर्कर्स यहाँ पे जो मेरे फादर के एज के बराबर है, उनने आज एक चीज़ और मुझे बख्शा, ये चीज़ कि अब आपकी जिम्मेदारी है हर एक ब्लॉक में ब्लॉक बॉडी बननी चाहिए, तहसील बॉडी बननी चाहिए। और वो जिम्मेदारी भी इनने मुझ पे छोड़ी कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ब्लॉक बॉडी बनाओ और अपने अपने ब्लॉक के प्रेसिडेंट बनाओ और हल्के प्रेसिडेंट बनाओ, बाकी चीज़ बनाओ। वो जिम्मेदारी भी आज इनने मुझ पे डाली कि आप ये चीज़ करो।
करो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जहांगीर साहब से हम बात कर रहे थे, इनका ये कहना है कि जो हाल ही में कुछ अफवाहें फैल गई थी वो इन्होंने जो है डिलिबरेटली की थी, ताकि जो इनकी जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको जो है वो मजबूत करें, उनको बेदार करें, और जो मुस्तकबिल करीब में यहाँ पे इलेक्शंस की जो तवक्कात की जा रही हैं उसमें ये हिस्सा ले लें और अपने अपने हामी वर्करान को ये मजबूत करें। JK 24/7 के लिए मुझे बांडीपुरा से दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। चलिए अब आपको लिए चलेंगे सोपोर, और यहाँ पर आप देखिए भारत दर्शन का कार्यक्रम एक रखा गया था जिसमें स्टूडेंट्स ने भाग लिया है और आज बच्चों को यहाँ पर रवाना भी किया गया। नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं वो दिखा देते हैं। सलमान, मैं ये बताना चाहूंगा, इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कभी वैली से बाहर नहीं गए और इस पूरे भारत भ्रमण के दौरान ये बाई एयर ट्रेवल करेंगे। अवस्था है इस कौम की, क्या आप अपने मुल्क को देखो, अपने मुल्क में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, वो देख के आओ। एक बार आप बाहर जाओ, आपको एक्सपोजर मिलेगा। कितने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे, कितने कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे। आप जाएंगे, आप देखेंगे, वहाँ देखो आप दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। सीओ सर ने बता दिया, नो डाउट वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम कश्मीर से अलग है, लेकिन आपको वहाँ पे अडेप्ट होना है। अडेप्ट होना सबसे बड़ी बात है लाइफ में। आप वहाँ पे जाएं, देखें, अपने इस विशाल देश को देखें, कितने लोग हैं, कितने डेवलप्ड हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी डेवलपमेंट है। थोड़ा आप बाहर चले जाओ, देखो, और वहाँ से आके ये प्रण करो कि हम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर को, खासकर सोपोर को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप में से ही कल बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स निकलेंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स निकलेंगे, बहुत अच्छे इंजीनियर्स निकलेंगे, जो बाहर का आप देखोगे अपने मुल्क में कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी हिसाब से यहाँ भी काम करोगे, अपने लोगों की खिदमत करोगे। दोबारा उस लेवल पे ले आओ कि हम कहे जाएं कि ये कश्मीरी है और ये जन्नत बिजनेस इन रियल सेंस में है। एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत 177 बटालियन CRPF ने सोपोर बारामूला के दूर दराज के इलाके में रहने वाले गरीब परिवार के स्टूडेंट्स, उनको इस महान देश की गरिमामयी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता का एक्सपोजर देने के लिए एक ये भारत भ्रमण का टूर का आयोजन किया है, जिसमें वे बच्चे जो आज तक कभी श्रीनगर वैली से बाहर जाने का जिनको मौका नहीं मिला है, जिन्होंने इस देश की विविधता या उसके प्रगति के आयाम को टीवी पर या सिनेमा में ही देखा है, उसको ये खुद वहाँ जाकर खुद देखेंगे, जिससे कि इनको इस देश के बारे में जानकारी मिले और ये एक अच्छे नागरिक के रूप में वो सारी जगह विजिट करने के बाद में इनको ये प्रेरणा मिले कि ये आगे पढ़ाई करके और एक अच्छे नागरिक के रूप में सोपोर का, श्रीनगर का और इस देश का नाम रोशन करें। ये 6 दिन का टूर है, जिसमें कि दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और केवड़िया यहाँ का इनका विजिट करवाया जाए। साथ ही बाई एयर, बाई ट्रेन, बाई मेट्रो, बाई रोड, हर ढंग से ये अपनी यात्रा को पूरा कर देश को पहचान सकें, देश को देख सकें, देश को जान सकें। इनके साथ में स्कूल से इनके टीचर भी हैं और हमारे CRPF के एक निरीक्षक स्तर के एक जिम्मेदार अधिकारी भी इनके साथ में जा रहे हैं। साथ ही इनकी पूरे इस भ्रमण के दौरान इनके रुकने का, रहने का, यात्रा का और बाकी जगह विजिट करने का सब एक अच्छे ढंग से योजना पूरी बना के और पूरा प्लान किया जा चुका है, जिससे कि इन बच्चों को इस पूरे विजिट के दौरान किसी भी ढंग की कोई। अब आपको लिए चलेंगे जम्मू, और जम्मू से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से साइंस कॉलेज के अंदर एक बड़ी घटना आज देखने को मिली है। हनुमान चालीसा यहाँ पढ़ी जा रही थी, लेकिन उसके बाद डिटेन किया गया है कुछ छात्रों को। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं अनिल, देखिए।
हालांकि ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर छात्रों को यहाँ पर डिटेन किया गया है, जिन्होंने इस वक्त हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पर छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है, उनको डिटेन किया गया है। तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है संज्ञान जो है पुलिस ने लिया है। हालांकि ये तस्वीरें इस वक्त जम्मू से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है। पुलिस सर देखिए, हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ हुआ और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर संज्ञान लिया है और ये पुलिस ने जो है जिन्होंने हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ा है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और हालांकि उन्हें डिटेन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिटेन किया गया है और पुलिस ने यहाँ पर आकर संज्ञान लिया है और कई सारे सवाल पूछे गए हैं और जो यहाँ पर आपको पूरा हमने मामला बताया है, यहाँ पर उनसे बातचीत भी हमने की है, जो साफ तौर पर यहाँ पर पूरा मामला पेश आया है। आपने देखा कि यहाँ पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है इस मामले को लेकर जो है यहाँ के छात्रों को डिटेन किया गया है। हालांकि पूरा मामला हम आपको बताना चाहेंगे, एक तरफ मस्जिद है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है छात्रों द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया और इनका ये कहना है कि काफ़ी समय से जो है आपत्ति थी और आपत्ति इस चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं कि पुलिस अभी भी संज्ञान ले रही है। पुलिस जम्मू में भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना। तस्वीरें इस वक्त जम्मू से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर जो है यहाँ पर छात्रों को डिटेन किया गया है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको जम्मू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना आपत्ति है? किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, हमारी कोई भी रंजिश की सोच नहीं थी, हम पीसफुली हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग आते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उठा के लेके हिरासत में रखते हैं। ऐसी तो सोच तो पुलिस वालों की भी गलत है। अजान तो चल रही है ना अभी भी, उनको क्यों नहीं उठाया गया? हमने तो माइक लाउड स्पीकर पे भी नहीं किया, हमने तो नॉर्मल बैठ के स्टूडेंट्स ने बोल के किया। ये हनुमान चालीसा पढ़ने पे क्यों प्रशासन को आपत्ति हुई है? पता नहीं, इनकी सोच ही कुछ ऐसी हो गई है जम्मू कश्मीर में रह के कि इनको हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम होने लग गई है। लेकिन ये आपने जो यहाँ पर मस्जिद जहाँ पे अजान होती है, आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी इसके बारे में? नहीं, हमने बहुत बार की इसके बारे में कि यहाँ पे अजान है, बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई भी स्टेप उठाया नहीं गया। क्या लगता है कि प्रशासन की नालायकी रही है? हाँ, इसमें तो बिल्कुल प्रशासन की नालायकी रही है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? हाँ, लेना चाहिए। अगर आने वाले समय पे नहीं लेंगे तो हम भी लाउड स्पीकर पे करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता कि आज आपने ये रखा था हनुमान चालीसा, क्या हनुमान चालीसा को लेकर पुलिस ने 2 छात्रों को डिटेन किया है, तो इस हनुमान चालीसा को लेकर डिटेन करना आप ये बिल्कुल गलत है। हनुमान चालीसा पे अगर वो डिटेन कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत स्टेप लिया गया है। उनके पास कार्ड नहीं मिले क्या? नहीं, उनके पास कार्ड हैं, वो कॉलेज छात्र हैं सभी। हाँ। वो कह रहे सभी तो व्हीकल पे ही आएंगे ना, उन्होंने कहा हम शो कर देते हैं हमारा व्हीकल में है। तो जब मैंने कहा ना कि पिछले दिनों से एक ऑर्डर निकला हुआ कि लाउड स्पीकर्स बंद हुए, उसके चलते हुए कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करेंगे, पुलिस से आप टेकअप करेंगे जो उन्होंने अगर बच्चों को अरेस्ट किया तो क्या कारण है, क्यों करें उनको। लेकिन सर वो ऑर्डर रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। बच्चों का देखो, इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, हम इसका मैं नहीं कर सकता हूँ ना। देखिए सर, आप अथॉरिटी ऑफ दिस कॉलेज है सर। मैं अथॉरिटी हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जिला प्रशासन ने देखना है इस चीज़ों को। इसी से संज्ञान था कि बच्चे कुछ ऐसा करने लगे हनुमान? नो नॉलेज है। आपकी नज़र में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना उसके लिए कोई डोंट आस्क मी, वो ऐसे कोई कमेंट्स, ये मेरे इसमें नो कमेंट्स ऑन। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि संवाददाता हर जगह पर डटे हुए हैं। ग्राउंड से रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है।